भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने लगभग 15 लोगों से बातचीत की और उनके अनुभवों को जाना। आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं स्वयं ही उपस्थित हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन परिचय और अपने जीवन के कुछ घटनाएं और अपने साहित्यिक जीवन की बातें और सारी बातें आपको विस्तार से बताता हूँ और उसके बाद अंत में अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा। तो ले चलता हूँ आपको अपने बचपन में, जहाँ से मैंने होश संभाला। मेरी कहानी कुछ फिल्मों की तरह ही है। 1962 की बात है। चाइना से हमारा युद्ध हो रहा था और मेरे पिताजी चाइना के बॉर्डर नेफा, लद्दाख की खाड़ियों में चाइना की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। और मेरा जन्म होने वाला था, उसके कुछ दिन पहले पता लगा कि मेरे पिताजी लापता हो गए। उनका कहीं पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। ऐसे में उस समय अल्मोड़ा जिला होता था, अब बागेश्वर जिला है। बागेश्वर जिले के एक बहुत छोटे से गांव में, जिसमें कि 8-10 मकान थे, उस गांव में मेरा जन्म हुआ। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माताजी ने मुझे साइड में धक्का धक्के धकेल दिया कि अरे, बड़ा अपशकुनी है, पैदा हुआ और बाप का कहीं कुछ अता पता ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे साइड में उन्होंने धकेल दिया, मेरी ओर देखा तक नहीं। और मेरी दादी उनके साथ थी। तो 6 दिन हो गए। छठे दिन मेरी दादी ने, भाई, जितना दुख अपने पति को खोने का होता है उतना ही दुख अपने बेटे को भी खोने का होता है। हमारे साथ आदरणीय सुषमा सौम्या जी जुड़ चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। तो दादी ने, हमारे गांव में किसी की भी छठवें दिन जो है छठी मनाते हैं, तो हमारे गांव में किसी की भी छठी नहीं मनाई जाती। तो मेरी दादी ने कहा कि क्या हुआ अगर मेरा बेटा लापता है, कोई बात नहीं। हमारे घर में मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। मेरे पिताजी लोग 4 भाई और 4 बहनें थे। तो सबसे बड़े होने के नाते घर में सबसे बड़े बेटे का की पहली पहली संतान हुई थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा लापता है तो कोई बात नहीं, हम इसकी छठी मनाएंगे। उन्होंने मेरी छठी मनाई। और उसके कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरे पिताजी चाइना में कैद हैं। उनको चाइना में कैद कर लिया गया। इस तरह से मेरे जन्म की शुरुआत रही। तो जब पिताजी की कुशल मिल गई तो उन दिनों तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं होती थी, केवल तार के माध्यम से सूचनाएं आती थी। तो उनको भी तार भेजा गया कि घर में बेटा हुआ है, और हमें भी तार से ही मालूम पड़ा कि वो लापता हुए थे और अब मिल चुके हैं। उसके बाद फिर जब होश संभाला तो बचपन में मैं रहा हूँगा, 2.5-3 साल का करीब में था, मुझे इतना याद है, 3-4 साल का। और मेरा छोटा भाई मेरे से 2 साल छोटा। तो मैं बचपन से ही डॉक्टर था। डॉक्टर कैसे था? 3 साल के डॉक्टर ने क्या किया, गांव में क्या होता था उन दिनों, बहुत ही पिछड़ा हुआ कह सकते हो, या बिल्कुल ग्रामीण इलाका जहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, और हर तरह के अपने तरीके होते। जैसे वहां पे अगर कपड़े धोने होते तो क्या होता था, जो हम लोग चूल्हे में आग जला करके राख बचती है, एक कढ़ाई में उस राख को खूब गर्म किया जाता था। उसके बाद उसमें
कपड़े डाल दिए जाते थे साफ करने के लिए, फिर उसको मसल करके साफ किया जाता था। तो माता जी ने हमारी एक कढ़ाई में खूब गर्म पानी रखा हुआ था, खौलता हुआ, उसमें राख रखी हुई थी कि वो खेत में से आएंगी तो कपड़े धोएंगी। मैं और मेरा छोटा भाई अकेले थे। खौलता हुआ पानी मैंने क्या किया, छोटे भाई का, वो छोटा भाई तब चलता भी नहीं था, घुटनों के बल चलता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, खौलते हुए पानी में डाल दिया। अरे वाह। तो अरे वाह। अब ओहो ओहो। वो रोने लगा। हाथ का ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन ये पानी में, खौलते हुए पानी में गया। और वो बहुत चीखते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगा, हाथ जल गया उसका। और घर में कोई भी नहीं था। तो मैं तो डॉक्टर, छोटा डॉक्टर, तो मैं फटाफट खेत में गया और मैंने खेत में से 4-5 मिर्ची निकाली, तोड़ के लाया। मिर्ची सिलबट्टे में पीसी और पीस कर महीन पीस करके उसके हाथ में दवाई लगा दी। क्या डॉक्टरी की है, वाह वाह। तो इतना एक्सपर्ट डॉक्टर में था। तो उसके हाथ में दवाई लगा दी, तो रात में 2-3 घंटे बाद जब माँ आई, उन्होंने देखा सारी मेरी करतूत, तो मुझे पता नहीं मारा पीटा होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तरह की घटना हुई। और काम तो आदरणीय सही करा आपने। डॉक्टरी मैंने कहाँ से की थी मुझे भी नहीं पता, पर दवाई मैंने जरूर लगा दी थी। आदरणीय डॉक्टर साहब को, आदरणीय ये त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय बापुली जी को नमस्कार करता हूँ। बापुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये समय नहीं होता, फिर भी आप मुझे सुनने के लिए आई। तो और नहीं, निवेदिता जी, तभी आप डॉक्टर, तभी तभी निवेदिता आप जी को डॉक्टर भी मैं प्रकाश प्रणाम चंद हैं। प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। जी, रजनी जी कुछ मैंने कह तभी रही आप डॉक्टर प्रकाश चंद, तभी आप डॉक्टर प्रकाश चंद हैं। हैं। तो, तो दूसरी एक डॉक्टरी मैंने क्या करी कि तब मैं 4-5 साल का था और मेरी छोटी बहन थी, शायद 6 साल का रहा होऊंगा, मेरी छोटी बहन थी। तो घर में हम लोग कोई नहीं होते थे, बच्चे होते थे और मम्मी दिन भर खेत में होती थी, क्योंकि गांव में खेती थी। और पिताजी तो तब नौकरी करने लगे थे बाद में। और उसके बाद हम लोग छोटे अकेले ही होते थे, दिन भर हम अकेले होते थे और मम्मी रात को आती थी। तो छोटी बहन छोटी थी, उसने कहा मुझे भूख लगी है भैया। अब मैं उसको क्या देता, मैंने कहा मिर्ची खा ले, भूख मिट जाएगी। तो तो वो गई खेत में और उसे 2 बड़ी बड़ी मिर्ची लेके आई हरी, और उसने मिर्ची चबा ली ऐसे। अब उसके आंसू आने लग गए, पूरी मिर्ची ऐसी चबा गई वो, आंसू आने लगे, लेकिन वो रोई नहीं। आपको मैंने मिर्ची से बहुत प्रेम है। तो, तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास उस समय 10 पैसे थे। मैंने कहा देख, तुझे भूख लग रही है तो अगर 10 मिर्ची खाएगी तो मैं तुझे 10 पैसे दे दूंगा। वो खेत में से जा ये करके 10 पैसे का कुछ सामान मंगा के खिला देते। वहां पे आसपास कोई दुकान नहीं होती थी, बिल्कुल गांव रिमोट एरिया में होता था दुकान, वहां से कम 2.5-3 2 किलोमीटर दूर। तब हम उतना आना जाना भी नहीं कर सकते थे, वो पहाड़ी इलाका, उबड़ खाबड़, कोई सड़कें नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उसको कहा तुम 8-10 मिर्ची खा लोगे तो 10 पैसे देंगे, और वो 8 मिर्ची तोड़ के लाई और उसने 8 के 8 मिर्ची खा ली। उसके आंसू भी बह रहे हैं और वो मिर्ची भी खा रही है। 8 मिर्ची 10 पैसे के लिए खा गई। के बाद जो मेरी पिटाई हुई, 10 पैसे तो गए गए, पिटाई भी अलग से हुई। डॉक्टरी मैंने यहाँ भी अपनी ये दिखाई। हमेशा याद रहा होगा आपको। तो यहाँ भी मैंने अपनी डॉक्टर दिखाई। उसके बाद स्कूल जाने लगे। स्कूल दूर होता था, जाते वक्त ढलान होती थी, आते वक्त चढ़ाई होती थी। तो प्राइमरी स्कूल में ऐसे ही गए, तो वहाँ का तो कुछ खास याद नहीं है। तख्ती में हम लोग लिखा करते थे, और जो क्या क्या कहते हैं, चौक से लिखते थे। उन दिनों चौक होती थी और तख्ती मिलती थी, तो उसमें अ आ क ख लिखना शुरू किया। और
उसके बाद दूसरी तीसरी कक्षा से हमको किताब में लिखना, कॉपी में लिखना शुरू किया। और 5वीं तक का स्कूल अलग था, उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में चला गया। 6ठी से लेकर के 8वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। तो इस बीच क्या होता था, हमारे गांव में कोई भी नहीं था। और बैल भी हमारे पास था, मम्मी ने बैल भी पाला था, एक भैंस भी थी। तो उनको जंगल ले जाना होता था चराने के लिए। हमारे यहाँ जंगल होते थे, दिन भर हमारी जो गाय भैंसे हैं वो, भैंसों को नहीं भेजते थे, बैलों को भेजते थे, बैल या गाय को। भैंस घर में ही चर लिया करती थी। तो हम क्या करते थे, क्योंकि मम्मी अकेली थी, तो मम्मी के काम में पूरा हाथ बटाते थे। मसलन जैसे कभी घास काट के लाना है खेत से, कभी बर्तन भी धो देना है, कभी कपड़े भी धो देने हैं। और कभी उन दिनों क्या होता था, कोई चक्की वक्की नहीं होती थी, तो चावल कूटना है तो उखल होता था, उखल और मूसल के द्वारा चावल कूटे जाते थे, रोज धान कूटे जाते थे। तो रोज दिन में धानों को सुखा देना है और रात को एक दिन के लिए रोज कूटना होता था, ये डेली रूटीन में आता था। एक दिन क्या हुआ, मेरी एक बहन और थी छोटी सी, तो वो फिर बाद में एक्सपायर कर गई, छोटी 5-6 साल में एक्सपायर कर गई वो। तो मैं थोड़ा बड़ा था उससे, तो धान कूटने के लिए सुखाने के लिए रखे हुए थे आंगन में। तो वो खेलते खेलते गई जहाँ जिसमें धान सूख रहे थे, जिसमें उसने उसको, हमारा क्या था, पहाड़ी मकान होते हैं, आंगन होता है, फिर नीचे आंगन के नीचे खेत होता है। तो खेत में दीवार होती है आंगन और खेत के बीच में। तो उसने वो जो धान वाला जो बर्तन था वो पूरा पलट दिया, खेत में चला गया, वो उल्टा हो गया, सारे धान खेत में गिर गए। अब नीचे खेत में मिट्टी और धान सारे उसमें। मैंने कहा अब क्या करूं, और मैं डर गया, उसको उठा भी नहीं सकते, सारे मिट्टी मिट्टी। अब मम्मी आई तो उन्होंने कहा क्यों तुम धान क्यों नहीं कूट रहे हो। मैंने बताया ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मम्मी हमारी बहुत गुस्सा करती थी। तो उन्होंने देखा कि धानों का नुकसान हो चुका है, उन्होंने कहा तुम आज अगर मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करने वाले हूँ। और शाम का वक्त था, संध्या, मतलब ऐसा समझ लीजिए सूरज डूबने वाला था। और मम्मी ने इतनी जोर से मुझे डांटा, मैं डर गया। मेरी एक पैंट जो पूरी तरह से सूखी भी नहीं थी, आधी सूखी थी आधी गीली थी, मैंने अपनी पैंट पहनी और डर के मारे मैं घर से भाग गया। घर से भाग गया। अब मैं जैसे ही मैं थोड़ा आधे रास्ते गया, मम्मी को पता लगा कि ये भाग गया। अब वो मेरे पीछे पीछे। और 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, दूरी होगी हमारे बीच में। वो ऐसा होता था ना, धार, एक धार ये दूसरी धार है, मतलब एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी को धार कहते हैं हम लोग। तो वो एक पहाड़ी पे वो है, दूसरी पहाड़ी पे मैं हूँ। अब वहां से आवाज दे रही है, अरे तू घर को आ जा, घर को आ जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। वो जितना चिल्ला रही है, आजा आजा कह रहे, मैं और तेज दौड़ रहा हूँ। अब डर के हाँ। मारे मेरे मन में ऐसा डर बैठ गया, तो मैं और भी तेज तेज दौड़ रहा हूँ। तो मम्मी तो ने, यशोदा मैया हो गई भाई, जी, यशोदा मैया यशोदा मैया, और आप कृष्ण जी। मैं कृष्ण। तो तो अब मम्मी ने देखा कि ये मेरे हाथ तो आने वाला नहीं है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो उन्होंने आसपास जो लोग मेरे आसपास चल रहे थे उनको आवाज लगाई कि इसको किसी तरह से पकड़ करके वापस ले आओ, और ये घर से भाग गया है। और मैंने देखा कि लोग मुझे पकड़ेंगे, तो मैं मेन रास्ते को छोड़ के जो धानों के खेत थे उनके बीच में दौड़ने लग ओह गया। बड़ा क्या बात। दौड़ गया, दौड़ते दौड़ते वहां से गरुड़ एक जगह है, वो हमारी बाजार होती थी जहां से हम लोग अपने खाने पीने की जरूरतों का सारा सामान लेके आते थे। तो वहां तक मैं दौड़ के चला गया और शाम हो गई। अब मैं, हमारे एक गांव के जान पहचान वाले थे, उनके यहाँ बैठा रहा थोड़ी देर। अब रात हो गई, जब दुकान बंद करने लगे लोग, तो मुझे लगा कि अब लोग मुझको बोलेंगे तुम कहाँ यहाँ क्यों आ गए, घर क्यों नहीं जा रहे हो। इससे पहले ही मैं उनकी दुकान से आगे चला गया, ऐसी सड़क पे घूमता रहा। रात हो गई। और पहाड़ों में तो क्या होता है कि दिन में तो ठीक ठाक रहता है, रात में ठंड लगने लगती है। अब मुझे ठंड लगने लगी, क्या करें।
तो सारी दुकानें बंद हो गई, कोई भी दुकान वहां खुली नहीं है, सभी लोग जा चुके हैं दुकान बंद करके, कुत्ते भौंक रहे हैं रोड पे। अब मैंने कहा अब क्या करूं, छोटा बच्चा ही था, ज्यादा अकल भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि एक दुकान के सामने ये खाली जो डब्बे होते हैं ना सामान के, बड़े बड़े से, इतने बड़े बड़े हम्म, डब्बे होते हैं। चबूतरे। हाँ हाँ, चौकोर टाइप के जो लगते हैं, ऐसे 8-10 डब्बे हम्म। वहां पे रखे हुए थे। मैंने क्या किया, चारों ओर से वो डब्बे लगाए और उनके बीच में ऐसे यूं बैठ करके सो गया। तो थोड़ी देर मुझे ठंड भी लगी और थोड़ी नींद भी आई, यानी किसी तरह से सुबह हो गई। सुबह ठीक से फॉग नहीं फटी थी, देखिए अंधेरा था, एकदम से साफ उजाला नहीं हुआ था। तो मैं घर की ओर सड़क से जा रहा था, सामने देखा तो मम्मी आ रही हैं। तो रात भर परेशान किया मम्मी को। तो सामने देखा मम्मी आ रही हैं, तो मम्मी को मैंने देखा, मैंने कहा अब तो अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अभी तो सामने आ गई। तो इसका मतलब ये कि वो रात में 4 बजे करीब घर से चली होंगी, तब वो वहां पहुंची हैं। तब वहां वो पहुंची बिल्कुल। उन दिनों हमारे गांव में लाइट वाइट कुछ नहीं होती थी, धूप का अंधेरा होता था। तो चीड़ के पेड़ में क्या होता है कि लीसा होता है कुछ पेड़ों में, तो उसको हम्म। हम इतने लंबे लंबे बना देते हैं, काट करके फिर उनको जलाया, उनसे रास्ते की रोशनी करने के लिए ऐसा हम करते थे, टॉर्च वॉर्च भी नहीं। इस तरह से जला करके अंधेरे में वो वहां पहुंच गई। तो उनका, मुझे देखते ही उनका पहला प्रश्न था, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी में बोलते थे हम लोग, हिंदी में नहीं बोलते थे। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो मेरे मुंह से निकला घर घर जा रहा हूँ। तो मम्मी कौन मजेदार। है, तो मम्मी डर के मारे मेरे सामने नहीं आई कि ये फिर कहीं भाग न जाए। तो जब उनने हाँ मेरे फिर। मुंह से सुना कि घर जा रहा हूँ, तो जब मैंने देख लिया कि मम्मी आ गई है और रात का अनुभव मुझे हो चुका था, भूखे प्यासे एकदम ठंड वंड, तो मैं फिर घर की ओर आगे आगे मैं चला, पीछे पीछे मम्मी। और इस रात बीच भर पूरे सोई नहीं होगी बहुत चैन से। रात भर सोई नहीं रहे, और खिड़की, उन्होंने बताया कि मैं रात भर खिड़की पर बैठी जागती रही कि कब थोड़ी सुबह होने को हो तो मैं कब निकलूं घर से ढूंढने के लिए। तो आपने भी सोचा घर जाने में भलाई है। हाँ, मैं रात में एक ही रात में परेशान हो गया, भूखा प्यासा और ठंड अलग से लगी, तो अरे इतनी बाप ही। रे। तो इस बीच उसके बाद से आप इतने सीधे हो गए हैं कि लगता नहीं भाई ऐसे बचपन में थे। तो मैं सीधा मतलब गांव में हम लोग सीधे ही होते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी जिसको हम सीख सकें। हम्म। चारों ओर पहाड़ थे, बीच में जो ढलान होती थी उनमें हमारे घर थे। तो एक गरुड़ जो मैंने बताया, वो छोटी सी जगह होती थी, वहां पे केवल खाने पीने की सामान और जरूरत की सामान ही मिला मिला करता था। और बाकी हम लोगों ने अल्मोड़ा भी नहीं देखा था, शहर क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे। तो इतनी देर में गांव में खबर फैल गई, प्रकाश भाग गया भाग गया भाग गया, और मैं सुबह सुबह सवेरा होने तक हम घर घर पहुंच गए, नहाया धोया, अपना स्कूल चल दिए। सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ चला गया था तू? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया था, मैं बाजार बहुत गया था सामान मजेदार। ये लेने। अनोखे ये अनोखे ढंग की शरारत है आपकी। सुबह होते सबकी दुकान हो गई। तो बच्चों से कहा, मैंने कहा कहीं नहीं गया था, सामान लेने गया था, कुछ सामान था तो फिर नहीं आया, रात को वहीं रह गया, घर आ गया। तो खैर बात आई गई होगी। तो इस तरह से दूसरा जीवन गांव का हमारा जो रहा, हम गरीब तो नहीं थे, लेकिन वहाँ का जो रहन सहन था वो बिल्कुल गरीबों की तरह था। हम्म। हम लोगों के कपड़े भी फटे पुराने ही होते थे, या फट गया तो उसमें इतनी टल्ली लगा सुविधाएं, दी। हाँ सुविधाओं का था नहीं वो। शहर नहीं, सुविधाओं का ज्यादा था शहर में, इसलिए। शहर तो हम जानते ही नहीं थे कि क्या होता है, बिल्कुल गांव, हाँ हाँ, एकदम गांव। वो शहर क्या, पहाड़ियों का एक और अपना रहता है, गांव, उसमें जी जीवन जी, व्यतीत करना होता है। और गांव कहने में भी साधन जो लोग शहरों में रहे हैं उनको लग रहा साधन का होगा अभाव। कि गांव बड़ा अच्छा होगा, धन। लेकिन बहुत बैकवर्ड गांव थे, बहुत बैकवर्ड गांव। उन गांवों में हम्म। कुछ भी नहीं होता था। बाजार से हम लोग तेल नमक वगैरह ये चीजें लाते थे, बाकी खाने पीने के लिए खेतों में अनाज होता था।
इसके अलावा वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी। इसी तरह से 8वीं तक मैंने गांव में काफी पढ़ा। दूरी होती थी। हाँ, बाजार की दूरी। बाजार भी 5 किलोमीटर। हाँ, पानी भी भर के लाना पड़ता था। पानी पानी के लिए हाँ, नौला। बहुत दूर होता हाँ, था पानी के बाजार। लिए नौला होता था जिसे बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी से पानी को नौले लेके आते से, हाँ, थे। नौले से लाना पड़ता। जी जी, वही। बावड़ी से हाँ, पानी लाते थे। बावड़ी होती है, हाँ। हाँ पहाड़ों पे बावड़ी होती है, हाँ। जी। और अंधेरा होते ही सबको घर वो में घुस जाना बावड़ी होता नहीं है। होती, वो नौले ही होते हैं। नौले बावड़ी ही तो होते हैं। राजस्थान में। नहीं, वो बावड़ी ही बोलते हैं। नहीं, बावड़ी मैंने इसलिए बहुत कहा सुंदर, बहुत कि सुंदर। बावड़ी मैंने इसलिए कहा कि बावड़ी कुछ गहरे भी होते हैं, उनमें काफी पानी होता है। हमारे पहाड़ के जो हम्म। जो नौले होते हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं और बरसात हम्म। बरसात में वो भर जाते हैं। ये है। तो गर्मियों में हम्म। वो सूख जाएंगे तो फिर और दूर जाना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत मम्मी के साथ आपको सच बोलूं तो मैंने खेती का काम भी किया। खेतों में जा करके हम्म। रुपाई जो लगाते थे। अब मम्मी गांव उस वक्त क्या होता था गांव में सबके पास खेती थी। तो धान की जो रुपाई होती है हम्म। वो अकेला आदमी नहीं लगा सकता। रुपाई करने के लिए हाँ, उसमें कई लोग जुड़ते हैं, उसमें हाँ, कई हाँ। कई ग्रुप चाहिए होता है, कई सारे लोग चाहिए होते हैं। तो क्या होता था गांव में हम्म। सभी लोग अपना निश्चित करते थे, आज मेरी रुपाई होगी, कल तुम्हारी होगी, परसों किसी और की होगी। इस तरह से एक दिन में दो रुपाई नहीं होती थी। तो अगर कभी एक दिन में दो रुपाई हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक दिन में दो हो जाती थी, तो लोग बढ़ जाते थे आधे आधे। तो ऐसी स्थिति में मम्मी हम्म। दो जगह जा नहीं सकती। मम्मी कहती थी भाई एक जगह मैं जा रही हूँ, एक जगह तुम जाओ। तो मैं महिलाओं के बीच हम्म। में वहाँ छोटा छोटा बच्चा था, ज्यादा 8वीं तक के पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने रुपाई भी करी। और गांव में अगर किसी का मकान बनता था तो वहां पे पत्थरों के छत होती है। पहाड़ों से पत्थर हम्म। तरासे जाते हैं छोटे छोटे, जिसने गांव देखे हैं उन्हें पता होगा। तो गांव के लोग ही सारा काम करते थे, मजदूर मिलते नहीं थे। और जिसके घर में मकान बनना है, जिसके पत्थर लाने हैं, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होते थे। पूरा झुंड का झुंड जाता था और दो चार बार में सारे पत्थर लेके आ हम्म। जाते। इस तरह से सारे काम मिलजुल के होते थे, तो वो सारे काम मैंने गांव में किए। तो पढ़ाई पढ़ाने वाला हमें कोई नहीं होता था। मम्मी जब रात को खाना बनाने बैठती थी चूल्हे में, तो जब मैं थोड़ा पढ़ने लगा तो मम्मी बोलती थी हिंदी की किताब लेके आओ और उसमें से कहानियां मुझे सुनाओ। वो पढ़ो नहीं बोलती थी, वो कहती थी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। हम्म। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ थी, क्योंकि उस समय वहाँ स्कूलों की उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। और महिलाओं का पढ़ना लिखना बहुत बड़ी बात थी। लड़कियां पढ़ती नहीं थी, वो केवल खेतों का ही हम्म। काम करती थी। और हमारे पहाड़ों में ये होता है कि खेतों में जो काम होता है वो सारी महिलाएं करती हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत काम करती हम्म। हैं। आदमी लोग केवल जुताई वाला काम करते हैं और भारी सामान लाने का काम आदमी करते हैं। तो इस तरह पूरे गांव में मम्मी के साथ मैंने पूरा सहारा दिया, पूरा काम किया। खेतों का, घर का, बाहर का, उखल कूटना है, सामान लाना है, कुछ भी करना है। और रात को मम्मी को पढ़ पढ़ के सुनाना। तो मम्मी को जो पढ़ के सुनाता था तो उनको सुनाते सुनाते मुझे ये चीजें, कहानियां जो भी किताब पढ़ता था कुछ याद हो जाता था। इस तरह से गांव से मैंने 8वीं हम्म। की। और जब 7वीं 8वीं छठी में, हम 6वीं से हमारा स्कूल दूसरा था तो वहाँ गए। और उस स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। वो सूबेदार थे मिलिट्री के, इतने सख्त हम्म। थे कि उनको देखते ही लोगों को डर लगता था, पसीने छूट जाते थे। तो अंग्रेजी जब वो हम्म। पढ़ाते थे तो और किसी को अंग्रेजी आती नहीं थी, सिर्फ वही अंग्रेजी पढ़ाते थे स्कूल में। तो एक दिन की बात है, सर्दियों के दिन तो नहीं थे वो, ये बारिश वाले दिन थे। तो मौसम ठंडा हो गया था और बर्फ पड़ने लगी थी, हम लोग स्कूल में बैठे हुए थे। तो 6ठी क्लास की बात है। तो बाहर बर्फ पड़ने लगी, तो और उन्हीं हेडमास्टर जी का, सूबेदार साहब का पीरियड था। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी अपना लेसन पढ़ो और उसके बाद सब लोग घर जाओगे, क्योंकि बर्फ पड़ रही है, ज्यादा बर्फ पड़ेगी तो दिक्कत होगी। उसके पहले दिन उन्होंने हमको, वो क्या करते थे, दो चार शब्द डेली हमको देते थे याद करने के लिए। उन्होंने उस दिन एक शब्द दे दिया, ब्यूटीफुल। अब वो ब्यूटीफुल शब्द हमारे लिए एक पहाड़ की भांति था। अब हम ABCD सीखते थे, अब ब्यूटीफुल याद करना 9 अक्षर उसमें, अब इतना मुश्किल काम। तो वो ब्यूटीफुल शब्द
के स्पेलिंग किसी को भी याद नहीं। मुझे भी स्पेलिंग याद नहीं। मीनिंग बहुत। मुझे भी उसकी मीनिंग याद नहीं। हम्म, अब मैं बीच में बैठा था तो क्लास में 40 50 45 बच्चे होते थे, एक एक करके वो सबसे पूछते गए, सारे लड़के खड़े हो रहे हैं, किसी ने नहीं बताया। आधी क्लास आने तक जब तक मेरा नंबर आता, मैंने कैसे याद किया आज भी मुझे याद है। BEAUTIFUL, 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 मैं पढ़ता जा रहा हूँ, सच पढ़ता जा कर रहा रहे हैं, हूँ। मैंने 9 अक्षरों को तीन तीन में सच कर डिवाइड रहे करा, और मैं BEAUTIFUL रटता जा रहा हूँ, रटता जा रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे याद होगा कि नहीं। और जैसे मेरी बारी आई, BEAUTIFUL, मैंने बोल दिया, बिल्कुल अलग अलग करके, BEAUTIFUL। अब वो मैं सही बोल गया। उसके बाद हैं। बाकी सारे बच्चों से पूछा गया, क्लास में मेरे सिवा कोई नहीं बता रहा। उसके बाद बहुत बढ़िया। अरे वाह। उसके बाद तो अब जो अरे हेडमास्टर साहब, आप तो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने डंडा दिया। उस टाइम बेंत बहुत लगती थी हाथों में, डंडे पड़ते थे। तो मुझे बोला गया कि सब सब मारते थे, हाँ मार सब पड़ती थी। हाँ, मुझे बोला सबके 4 4 डंडे लगाओ सबके हाथों में, दो इस हाथ में, दो इस हाथ में। अब मैंने पूरी क्लास को अरे डंडे वाह। मारने शुरू किए। हमारी क्लास का जो मॉनिटर था उससे मैं डरता था, मैंने कहा ये कहीं मारे ना मुझे। मैंने उसको हल्के से मार दिया। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ। मॉनिटर बन बोला गए हाथ आप। दिखाओ, हाथ दिखाओ। 4 डंडे खींच के मारे मेरे हाथ में। बोला ऐसे मारते हैं, जाओ फिर से मार के आओ। ये उल्टा आप पड़ गया, उल्टा हो गया। तो मैं बना दिया तो भी पड़ गया। तो मेरा वो याद करना ना के बराबर है, डंडे मैंने फिर भी खाए। सही में डंडे तो खाने ही पड़े फिर भी। तो वाह वाह। ये मेरे बचपन की कुछ यादें हैं। और अभी तो मैं गांव में ही हूँ, अभी तो मुझे आगे भी बातें बतानी थी, समय तो आधा घंटा तो हो ही गया है। तो उसके बाद 9वीं 10वीं में बहुत जल्दी संक्षेप में तो सुनाता हूँ आप लोगों को। 9वीं 10वीं में फिर अल्मोड़ा आ गया, पहली बार शहर देखा। बोलने की भी तमीज नहीं, पहाड़ी में बोलते थे, हिंदी आती नहीं थी। आधी हिंदी आधी पहाड़ी बोलते बोलते कुछ, फिर थोड़ा हिंदी की किताबें थी तो उनसे पढ़ते पढ़ते, पढ़ तो लेते थे लेकिन जब किसी से वार्तालाप करते थे तो उसमें आधी शब्द पहाड़ी के होते थे। इस तरह से 2 साल अल्मोड़ा में बिताए, और उसके बाद 10वीं से फिर हम झांसी आ गए। झांसी आने के बाद हमारी लाइफ पूरी बदल गई। वहां पर पिताजी BHEL में काम करते थे, और पहली बार मैंने सफेद चादर देखी थी हमारे घर में, बिल्कुल सफेद चादर बिछा के रखते थे पिताजी। तो देखा है तो बाप रे, इतने साफ सुथरे रहते हैं, हम तो इतने गंदे रहते थे। तो चादर छूने में भी हमें डर लगता था कहीं गंदी ना हो जाए। उसके बाद वहाँ फिर कॉलोनी में रहे। कॉलोनी में हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल गई। वहाँ पे रिक्रिएशन रिक्रिएशन सेंटर था, मनोरंजन केंद्र। वहाँ फिर हम जाकर के जूडो कराटे भी सीखने लगे, टेबल टेनिस खेलने लगे, वॉलीबॉल मैं बचपन में भी खेलता था और वहाँ भी खेलने लगा। खूब खेल कूद, क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेला पड़ा। शनिवार इतवार को वहाँ पे पिक्चर होती थी, फ्री की। ओपन थिएटर होता था, उसमें सब लोग मूवी देखते थे। सैटरडे संडे महीने में एक बार कवि सम्मेलन होता था। तो वहाँ कवि सम्मेलन देखते देखते मुझे भी कविता लिखने का शौक हुआ। एक कविता लिखी मैंने, और एक उपन्यास आधा लिखा। एक दिन छुपा के रखता था पिताजी से डर के मारे। पिताजी मिलिट्री में थे, पहले बताया। जब मिलिट्री में थे, बाद में जब मिलिट्री से वापस आए तो फिर BHEL में उनको नौकरी मिली। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वही मिलिट्री वाला कानून था। हमारे आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि जब इनके पिताजी घर में नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है घर में कोई बच्चे ही नहीं रहते। और जब आ जाते हैं, तो जब पिताजी घर में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में कोई बच्चे ही नहीं रहते। और वो नहीं रहते हैं तो तब खूब हम खूब गाने भी सुन रहे हैं, खूब धूम उछल कूद मचाते थे। तो इस तरह से वहाँ का जीवन रहा। तो फिर पिताजी के साथ महीने में एक बार कभी गोष्ठियाँ होती थी। तो जो एक कविता और जो उपन्यास लिखा था वो छुपा के रखा था, एक दिन पिताजी ने देख लिया। और देख लिया तो उन्होंने वो फाड़ फूड़ के फेंक दिया। बोले पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये सब फालतू चीजों में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है, जिसके लिए यहाँ आए हो गांव से, वो काम करो। उसके बाद मैंने लिखना लगभग बिल्कुल बंद ही कर दिया। और फिर डर भी होता था पिताजी उस आज भी हमारी ये हालत है कि अगर पिताजी ने कुछ कह दिया, हम उनकी बात को कभी वापस पलट के जवाब नहीं देते। तो वो बचपन की आदत आज भी हमारे अंदर है।
तो उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। हमने उसका जवाब नहीं दिया कि ये गलत है या सही है। उसको हाँ बोलना है, करना है उसको। तो इस तरह से हम लोग रहे। तो महीने में एक दिन हमारी खूब वो होती थी, बैठाएंगे हमको खाना वाना खा के। तो वहां भी झांसी की लाइफ भी बहुत टफ थी हमारी। सुबह 5:30 बजे स्कूल जाना होता था। स्कूल बीएचईएल से स्कूल 14 किलोमीटर दूर था। झांसी सिटी में स्कूल था और हम बीएचईएल वहां से 14 किलोमीटर दूर था। सुबह 5:30 बजे हम घर से निकलते थे स्कूल के लिए। 5:30 बजे की बस होती थी। उसमें जाना 1 घंटा स्कूल जाने में लगता था रास्ते में। तो 5:30 बजे तक हम लोग सुबह उठ के 4 बजे उठ के अपना नाश्ता टिफिन तैयार करते थे। पिताजी का ब्रेकफास्ट तैयार करना, उनका लंच भी तैयार करके रख देते थे और उसके बाद स्कूल जाते थे। स्कूल से घर आए, खाना वाना खाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, साफ सफाई की और उसके बाद फिर रात का खाना बनाया। 6 बजे से लेके 8 बजे तक हम रिक्रिएशन सेंटर में होते थे डेली। ये हमारा रूटीन था। क्योंकि 8 बजे, ठीक 8 बजे पिताजी को खाना चाहिए। उन दिनों रेडियो चलते थे, विविध भारती चलता था। नहीं, वो एक न्यूज आता था ना बाहर का, ब्रिटिश क्या नाम था, बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन। बीबीसी लंदन। ठीक 8 बजे बीबीसी लंदन वो ऑन करते थे। 8 बजे आता था हिंदी का जी प्रोग्राम। जी। 8 बजे उनका न्यूज चलाना शुरू और उनकी टेबल पे खाना होना चाहिए 8 बजे। तो आप इतना पंक्चुअल हम लोग रहते थे। 7:45 बजे घर आकर के उनको खाना देना, उसके बाद 10 बजे तक किताब पढ़ना, 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, ये हमारा रोज का नियम था। उसके बाद वहाँ फिर 5 साल रहे। वहाँ से एम कॉम किया झांसी से ही। एम कॉम करके 85 में मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली आकर के पहली नौकरी मेरी लग गई दिल्ली ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कंपनी में, अकाउंट्स में। 4 साढ़े 4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद दूसरी जगह फेडर्स लॉयड करके एक ग्रुप था, पुंज ग्रुप करके, उसमें ज्वाइन किया। 4 साल वहाँ भी काम किया, 4.5 साल। फिर वहाँ से फिर मुझे किर्लोस्कर में नौकरी मिल गई, 10 साल वहाँ नौकरी की। और उसके बाद फिर एक एमएनसी कंपनी में मुझे आईटीटी करके है, जो अमेरिकन कंपनी है, उसमें नौकरी मिल गई। उसके बाद वो कंपनी 5 साल के बाद दो कंपनी में स्प्लिट हो गई। एक जाइलम रह बन गई, एक आईटीटी रही। तो हम लोग फिर जाइलम में शिफ्ट हो गए। जाइलम बनने के बाद वो कंपनी फिर इंडिया से ऑर्गेनाइज होने लगी, तो फिर सभी कुछ इंडियन करेंसी में होने लगा। उससे पहले सब कुछ डॉलर में काम होता था। तो इस तरह से मेरी यात्रा रही। तो अब इसमें कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछिए। बाकी दो 1 मिनट रह गया है। ये बहुत सुंदर आपका साहसिक बहुत अच्छा परिचय रहा बताया। आपका। बहुत ही तो बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि आपकी वो बचपन की अमीरी अच्छी थी या आज की अमीरी अच्छी है? बचपन की अमीरी, वो अमीरी अमीरी, ही कहिए, उसको गरीबी मत कहिएगा। बचपन की अमीरी हाँ। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ऐसा बचपन मिल नहीं सकता दोबारा, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल सही है। और हाँ, एक मैंने आप सबसे प्रश्न पूछता था कि कौन से अध्यापक श्रेष्ठ हैं। तो हमारे स्कूल में एक संस्कृत के अध्यापक होते थे, यशवंत सिंह उनका नाम होता था। तो इतनी अच्छी संस्कृत उनको आती थी, जब वो संस्कृत पढ़ाते थे तो क्लास में बिल्कुल मौन छा जाता था। वो क्या करते थे, आधी क्लास में संस्कृत पढ़ाते थे और आधे आधे समय में संस्कृत पढ़ाते थे और आधे समय में धार्मिक कहानियां सुनाया करते थे। महाभारत की, रामायण की, इस तरह की कहानियां सुनाते थे। तो उनकी क्लास में से कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं होता था। और और अपने मित्रों के बारे मित्रों का मेरा ऐसा रहा, गांव के मित्रों का तो ऐसा कुछ खास नहीं है। झांसी में आकर के हम 3 मित्र बने और 3 से हमारा चौथा कोई मित्र नहीं रहा। बाकी बोलचाल वाला मित्र रहा, लेकिन तीनों में आज एक मित्र हमारा एमपी में है। एमपी में जो ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका प्रिंसिपल है वो। तो उसके लिखी हुई किताब एमपी में चलती है मैथ्स की, ऐसा उसने मुझे बोला है। आज भी वो है, उससे मिलना जुलना नहीं होता। बाकी दो मित्र जो हम हैं, आज भी हम दिल्ली में हैं, दोनों मिलते हैं और परिक्रमा करने लगभग लगभग साथ ही जाते हैं, बराबर मिलते रहते हैं। तो उसके अलावा तीसरा मैंने अच्छी हमने बात मित्र है। बनाया ही नहीं। तो मित्रता भी ऐसी रही। तो मेरे ख्याल तो से आपके इसका पिताजी जब आप
सारे ऐसे चाइना में क्या बंद हो गए थे, क्या हो गया था? फिर हाँ आप मिले कि नहीं मिले थी बाद में, कैसे मिले थे वो? फिर वो छह मैं महीने भी के यही बाद, पूछने वाला था। 6 महीने बाद छोड़ा उनको चाइना ने। छोड़ा नहीं, भाग के आ गए वहां से। जेल की दीवार फांद करके, जेल की दीवार फांदी, हाँ। वहां से भाग करके आ गए। जी जी। जब भाग रहे थे तो फिर चाइनीज ने, आपके पास नहीं आए थे? जी, आपके पास नहीं आए थे गाँव में? बहुत बाद में आए। उसके बाद तो वो फिर बड़ी कहानी है, वो भी बताऊंगा आपको अगले इसमें, कभी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। ये समय इसका बिल्कुल समाप्त हो गया है, तो इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले चरण में। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जी।